नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा आपको प्लस 2 की फिजिक्स करवा रहा हूँ और इसके अंदर अपने आज छठा चैप्टर शुरू कर रहे हैं। छठा चैप्टर का नाम है विद्युत परिपथ। ठीक है, तो जो विद्युत परिपथ नाम का जो अपना चैप्टर है उस चैप्टर को अपने शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अपना पांचवा और जो छठा चैप्टर था, पांचवा चैप्टर और छठा चैप्टर, पांचवा चैप्टर जो आपने कल कंप्लीट किया था विद्युत धारा था और छठा चैप्टर जो है वो क्या है, विद्युत परिपथ है। ये दोनों चैप्टर जो है वो आपकी कौन सी यूनिट के अंदर आते हैं, वो आपकी जो सेकंड यूनिट है उसमें आते हैं। और ये कितने नंबर के हैं, दोनों मिलकर के 5 नंबर के। सेकंड यूनिट जो आपकी धारा विद्युतकी के नाम से है, उस धारा विद्युतकी की ये क्या है, पार्ट है। चैप्टर का नाम विद्युत धारा था जो आपने कंप्लीट किया है और छठा चैप्टर अपना क्या है, विद्युत परिपथ है। ध्यान रखना, जो छठा चैप्टर विद्युत परिपथ हम लोग पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर आपके ज़्यादातर जो प्रैक्टिकली इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं उन प्रैक्टिकल के आसपास अपना रहेगा। आप लोग फाइनल में जब प्रैक्टिकल वगैरह करोगे तो उसमें जाकर के आपके ये चैप्टर सबसे ज़्यादा काम में आने वाला है। तो आपके प्रैक्टिकल में एक तो प्रैक्टिकल यहाँ से आ जाता है, विद्युत धारा जो चैप्टर पढ़ा है इसके अंदर से जो ओम का नियम हम लोगों ने पढ़ा है, तो एक तो प्रैक्टिकल आ जाता है ओम के नियम का सत्यापन करना। और उसके अलावा जो प्रैक्टिकल बचते हैं जैसे मीटर सेतु के विभोमापी का अंशशोधन आ जाता है, इसका एमीटर का और वोल्टमीटर का अंशशोधन आ जाता है। और इसके अलावा और भी कुछ एक प्रैक्टिकल है जैसे विभोमापी का मानकीकरण आ जाता है, वो भी अपने इसी के अंदर पढ़ेंगे। और विभोमापी की सहायता से दो सेलों की विद्युत वायु गुणों की तुलना, आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्ञात करना, वो सभी अपने प्रैक्टिकल जो है वो कौन से चैप्टर से आते हैं, चैप्टर नंबर 6 से आते हैं। विद्युत परिपथ नाम से जो चैप्टर है उसके अंदर अपने पढ़ते हैं। तो अपने आज जो शुरू कर रहे हैं वो अपना चैप्टर है छठा। और देखिए चैप्टर के अंदर अपने शुरुआत जो है चैप्टर की कुछ एक परिभाषाओं के द्वारा हम लोग करते हैं। यानी चैप्टर जो अपने शुरू कर रहे हैं इसके अंदर अपने कुछ एक परिभाषाएं पढ़ते हैं और इन परिभाषाओं से अपने क्या करेंगे, चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले अपने इसके अंदर एक डायग्राम बना लेते हैं, जैसे R L C, R L C। ये एक परिपथ बना दिया, इसके अंदर ये भी आर है और ये भी क्या है, आर है। कोई भी परिपथ बना सकते हो आप लोग, आपकी मर्जी है ये और ये। ठीक है, ये हमारे पास में एक परिपथ है, इसमें ए बी सी डी ई और एफ ये अलग अलग पॉइंट दिए गए हैं और बाकी सबके नाम मैंने इसके अंदर लिख दिए हैं। ये क्या है, विद्युत वाहक बल का स्रोत है, यानी एक बैटरी हमारे पास में। तो जो चैप्टर की शुरुआत होती है अपनी वो कुछ एक परिभाषाओं के द्वारा होती है। और सबसे पहले अपने इसके अंदर जो परिभाषा आती है वो आती है जाल की। जाल को नेटवर्क कहा जाता है, जाल को अपने नेटवर्क कहते हैं। तो सबसे पहले नेटवर्क जो है उस नेटवर्क की अपने इसके अंदर परिभाषा आती है। तो नेटवर्क जो है उसका क्या मतलब होता है, यानी जाल जो है उस जाल का क्या मतलब है। तो विभिन्न अवयवों से परिपथ जो है वो क्या है, विद्युत अवयवों से मिलकर के बनी होती है और विभिन्न विद्युत अवयवों से मिलकर के बना हुआ परिपथों का समूह है जो है, यानी विभिन्न परिपथों का समूह है, परिपथों का समूह है, क्या कहलाता है, जाल कहलाता है। ठीक है, आप लोग बोल सकते हो कि विभिन्न चालक अवयवों से मिलकर के बना हुआ परिपथों का समूह है जो है वो क्या कहलाता है, जाल कहलाता है। और विभिन्न अवयवों से भी मिलकर के बना हुआ होना चाहिए। विभिन्न प्रकार के अवयव जो है इसमें जुड़े हुए हो सकते हैं। जैसे अपने इसकी अगर बात की जाए, जो सामने मैंने बना रखा है, इसमें आप लोग देख सकते हो प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, प्रेरकत्व जुड़ा हुआ है, संधारित्र जुड़ा हुआ है और स्रोत जुड़ा गया है, विद्युत स्रोत जुड़े गए हैं। इन सभी अवयवों से मिलकर के बना हुआ परिपथों का समूह जो है वो क्या कहलाता है, जाल कहलाता है। ठीक है, जैसे अपने
घर की जो परिपथ है, घर का जो फिटिंग आप लोग जिसे बोलते हो, लाइट की जो फिटिंग होती है अपने पास में, उसकी अगर अपनी बात की जाए तो उसे आप लोग एक प्रकार का क्या बोल सकते हो, जाल बोल सकते हो। यानी परिपथों का जो समूह है उसी को अपने क्या कहते हैं, जाल कहते हैं। जाल के बाद में नेक्स्ट जो अपनी परिभाषा देखते हैं वो आती है शाखा की। किसकी परिभाषा आती है, शाखा की परिभाषा आती है। शाखा क्या कहलाती है, परिपथ का वह भाग, परिपथ का वह भाग जहां धारा का मान नियत रहता है। परिपथ का वह भाग जहां धारा का मान नियत रहता है क्या कहलाता है, शाखा कहलाता है। परिपथ का वह भाग जहां धारा का मान नियत रहे क्या कहलाती है, उस जाल की शाखा कहलाती है। जैसे जाल की अगर शाखा की बात की जाए तो ये जो सामने बना रखा है इसके अंदर ए से लेकर के बी तक का जो पार्ट है वो आप क्या मान सकते हो, एक शाखा मान सकते हो। यहाँ जो धारा प्रवाहित हो रही है वो क्या है, नियत है। धारा जाकर के बंटेगी इस पॉइंट पर, आधी धारा इधर जाएगी और आधी धारा जो है वो इस ओर जाएगी। तो यहाँ धारा क्या है, नियत है, यहाँ भी धारा नियत है, यहाँ भी धारा क्या है, नियत है, यहाँ भी धारा क्या है, नियत है, और ये जो पार्ट है इसमें भी धारा क्या है, नियत है। इससे आगे ये तो एक तार है, इसमें तो अपने बताने की जरूरत ही नहीं है, धारा नियत ही रहेगी, तार है, किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। तो परिपथ का वह भाग जहाँ धारा का मान क्या रहता है, नियत रहता है, क्या कहलाती है, शाखा कहलाती है। जैसे ए बी सी ये शाखा है और सी डी क्या है, एक शाखा है। इसे आप लोग ई तक लिख सकते हो, सी से लेकर के ई तक आप लोग इसे लिख सकते हो, ये क्या है, एक शाखा है। ठीक है, तो ये एक शाखा है, ये एक अन्य शाखा है, ये एक दूसरी शाखा है, ये एक दूसरी शाखा है, और ये जो है एक दूसरी शाखा है। क्योंकि पॉइंट बी पर जाकर के धारा जो है वो दो भागों में विभाजित हो रही है। जैसे ये पॉइंट बी है, जैसे यहाँ से अगर आप लोग मान करके चलो आई धारा आ रही है या I1 धारा आ रही है, यहाँ I2 और यहाँ धारा कितनी चली जाती है, इस परिपथ में I3 चली जाती है। तो यहाँ की अगर अपनी बात करें तो यहाँ आप लोग देख सकते हो इतने पार्ट के अंदर कितनी धारा जा रही है, I3 धारा जा रही है, तो ये क्या कहलाती है, शाखा कहलाती है। इसी तरीके से बी से सी तक कितनी धारा जा रही है, I2 धारा जा रही है, तो इसे अपने क्या कहते हैं, शाखा कहते हैं। ठीक है, वैसे इन परिभाषाओं को एग्जाम में पूछने के चांस बिल्कुल कम होते हैं, ये तो आपको बस आपकी सामान्य जानकारी के लिए दी गई है, क्योंकि जब आप लोग आगे चैप्टर को पढ़ोगे तो बार बार ये नाम आएंगे, जैसे शाखा क्या होती है, या लूप क्या होता है, संधि क्या होती है, जाल क्या होता है, ये नाम आगे आपके आने वाले हैं। और अगर आपको ये पता ही नहीं होगा कि ये होते क्या हैं तो आपकी दिक्कत आ जाएगी, इसलिए ये शुरुआत में परिभाषाएं अपने अलग से दी गई है। तो संधि की बात अगर अपने करें तो संधि क्या होती है, जहाँ 3 या 3 से अधिक शाखाएँ मिलती हैं, जहाँ 3 या 3 से अधिक शाखाएं मिलती है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है संधि। जैसे इस डायग्राम की अगर अपनी बात करें, इसे हटाता हूं, पहले मैं जो अपने लास्ट बनाया था, इस जाल की अगर अपनी बात करें तो जहां 3 या 3 से अधिक शाखाएं मिलती है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है संधि। जहाँ 3 या 3 से अधिक शाखाएं आकर के आपस में मिले उसे अपने संधि कहते हैं। जैसे ये पॉइंट बी है, यहाँ एक शाखा इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है और एक इधर से आ रही है, ये जो अपना पॉइंट है ये क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। इसी तरीके से आप लोग यहाँ देख सकते हो, एक शाखा इधर है, एक इधर है और एक इधर है, तो बी और सी जो पॉइंट है, यहाँ बी और सी और भी पॉइंट हो सकते हैं, बी और सी पॉइंट जैसे इस एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ आपको सामने जो दिख रहे हैं वो क्या है, संधि पॉइंट है। ठीक है, और भी हो सकते हैं, यहाँ शाखाएं और भी बन सकती है, अपने कुछ एक उदाहरणों के द्वारा मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट अगर अपने आगे बात की जाए तो अपने बात करें पास या लूप की, पास या लूप कि पास या लूप क्या होता है। तो पास या लूप की अगर अपनी बात की जाए तो देखो, पास या लूप की अगर अपनी बात की जाए कि पास या लूप क्या होता है, तो शाखाओं से मिलकर के बना हुआ बंद पथ, शाखाओं से मिलकर के बना हुआ बंद पथ, शाखाओं से मिलकर बना बंद पथ क्या कहलाता है, पास या लूप कहलाता है।
शाखाओं से मिलकर के बना हुआ बंद पथ जो है वो क्या कहलाता है, पास या लूप कहलाता है। यहाँ आप लोग इसे देख सकते हो, जैसे ये क्या है, एक लूप है, ये अपना क्या है, एक लूप है। इसे आप लोग एक पास या लूप कहोगे। नाम लिख देता हूँ, जैसे ए बी एफ और ए, ये क्या है, एक लूप है। इसी तरीके से बी सी ई, तो पास या लूप की अपनी बात कर रहे हैं। पास या लूप अपने किसे कहते हैं, शाखाओं से मिलकर के बना बंद पथ जो है उसे अपने क्या कहते हैं, पास या लूप कहते हैं। जैसे शाखाओं से मिलकर के कौन से लूप बन रहे हैं, ये जो अपने सामने आपको दिखाई दे रहा है, ये एक लूप हो गया, ये क्या हो गया, एक दूसरा लूप हो गया, और ये क्या हो गया, एक तीसरा लूप हो गया। शाखाओं से मिलकर के बना हुआ बंद पथ जो है उसी को अपने किस नाम से जाना जाता है, पास या लूप के नाम से जाना जाता है। तो अपने इसके अंदर कुछ एक परिभाषाएं आ गई, जैसे ये 3 परिभाषाएं आ गई, और चौथी जो अपने इसके अंदर परिभाषा आ जाती है वो आ जाती है पास या लूप की। अपने आगे बढ़ते हैं और अगली परिभाषा की बात करते हैं सक्रिय और अक्रिय परिपथ की। सक्रिय तथा अक्रिय परिपथ की। सक्रिय तथा अक्रिय परिपथ कौन सा होता है, तो जिस परिपथ के अंदर वोल्टता स्रोत जुड़ा हुआ हो उसे अपने किस नाम से जाना जाता है, सक्रिय परिपथ के नाम से जाना जाता है। यानी जिस परिपथ में वोल्टता स्रोत जुड़ा हो उसे सक्रिय परिपथ के नाम से जाना जाता है, और जिस परिपथ के अंदर वोल्टता स्रोत जो है वो जुड़ा हुआ नहीं हो उसे अक्रिय परिपथ के नाम से जाना जाता है। जैसे अपने इस पास या लूप की बात करें तो यहाँ पर वोल्टता स्रोत जुड़ा हुआ है, तो इसे अपने किस नाम से जानेंगे, इसे अपने सक्रिय परिपथ के नाम से जानेंगे। तो ये अपना क्या है, एक सक्रिय परिपथ है। और ये जो परिपथ है, ये परिपथ और ये जो परिपथ है, यानी ये बचे हुए जो 2 लूप है दोनों में बैटरी नहीं जुड़ी हुई, तो इसे अपने किस नाम से जाना जाएगा, अक्रिय परिपथ के नाम से जाना जाएगा। तो फर्स्ट अपने सक्रिय परिपथ है, और जो बाकी के 2 बचे हुए कौन से परिपथ आ जाते हैं, अक्रिय परिपथ आ जाते हैं। लास्ट अपने इसके अंदर बात कर लेते हैं रेखीय प्रतिबाधा की। रेखीय प्रतिबाधा की, प्रतिबाधा क्या होती है, अपने आने वाले 10वें चैप्टर के अंदर ये पढ़ेंगे डिटेल से प्रतिबाधा क्या होती है। अभी मैं प्रतिरोध के रूप में आपको इसे बता रहा हूँ। तो जिन प्रतिबाधाओं के लिए आपके वोल्टता और धारा के मध्य ग्राफ जो है, जिन प्रतिबाधाओं के लिए वोल्टता तथा धारा के मध्य ग्राफ जो है वो कैसा हो, सरल रेखा प्राप्त हो। जिनके लिए वोल्टता तथा धारा का ग्राफ जो है वो आपको कैसा प्राप्त हो, सरल रेखीय या सरल रेखा प्राप्त हो, उसे अपने किस नाम से जाना जाता है, रेखीय प्रतिबाधा के नाम से जाना जाता है। और जिस के लिए वोल्टता तथा धारा का ग्राफ जो है वो सरल रेखा प्राप्त नहीं होता है उसे अपने रेखीय प्रतिबाधा के नाम से नहीं जानते, उसे अपने अरेखीय प्रतिबाधा के नाम से जानते हैं। तो रेखीय प्रतिबाधा क्या होती है, जिनके लिए वोल्टता तथा धारा का ग्राफ जो है वो कैसा प्राप्त हो, सरल रेखा प्राप्त हो, वो अपना क्या कहलाता है, रेखीय प्रतिबाधा कहलाती है। ठीक है, ये कुछ एक आपके परिभाषाएं दी गई थी। इसके बाद में अपने आगे बढ़ते हैं किरचॉफ के नियम। अपना नया टॉपिक है किरचॉफ के नियम। नया टॉपिक है किरचॉफ के नियम, या अपने कहते हैं इसे किरचॉफ के नियम। तो अब जो अपने टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है किरचॉफ के नियम। किरचॉफ ने क्या किया था, एक नियम दिया था जिसकी सहायता से अपनी धारा तथा वोल्टता जो है उनका मान जो ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो किरचॉफ के 2 नियम हैं अपने पास में। किरचॉफ के कितने नियम हैं, 2 नियम है, किरचॉफ का प्रथम नियम और किरचॉफ का द्वितीय नियम। हालांकि इनके नाम और भी हैं, तो सबसे पहले अपने एक एक करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहले अपने बात करते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम, ठीक है। किरचॉफ के प्रथम नियम की बात अपने कर लेते हैं। किरचॉफ का प्रथम नियम, या अपने इसे संधि का नियम, या इसे अपने
धारा का नियम कहते हैं। तो किरचॉफ का जो प्रथम नियम है उसके कौन कौन से नाम है? किरचॉफ का प्रथम नियम या संधि का नियम या धारा का नियम। तो सबसे पहले अपने देख लेते हैं कि किरचॉफ का नियम जो है ये क्या बताता है। किरचॉफ का प्रथम नियम बताता है कि किसी संधि बिंदु पर धाराओं का बीजगणितीय योग जो है वो क्या होता है? शून्य होता है। जैसे ये वो संधि है, यहाँ I1 धारा, यहाँ I2, यहाँ I3, यहाँ I4 और यहाँ I5। तो किरचॉफ का प्रथम नियम बताता है कि संधि बिंदु पर धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। जो संधि बिंदु होता है उस पर धाराओं का बीजगणितीय योग जो है वो कितना होता है? शून्य होता है। ठीक है, बीजगणितीय योग शून्य कैसे होता है? देखिए, इसे मैथमेटिक रूप में आप ये बोल सकते हो कि समेशन आई जो अपने करेंगे, क्या करेंगे? समेशन आई जो करेंगे, इसका मान क्या होगा? 0 होगा। इसके अंदर अपने कुछ नियमों को ध्यान में रखते हैं। धारा के नियम अपने बोलेंगे इसे। धारा के नियम कौन कौन से नियम है? देखिए, एक तो है संधि की ओर आने वाली धाराओं को धनात्मक लिया जाता है। संधि की ओर आने वाली धाराओं को क्या किया जाता है? धनात्मक लिया जाता है। इसी प्रकार दूसरा जो नियम है वो है संधि से जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक लिया जाता है। तो संधि बिंदु की ओर आने वाली धाराओं को क्या लेते हैं? अपने धनात्मक लेते हैं, और संधि से जाने वाली धाराओं को क्या लिया जाता है? ऋणात्मक लिया जाता है। तो ये दो नियम है आपके यहाँ जो किससे जुड़े हुए हैं? जो धाराओं से जुड़े हुए हैं, प्रथम नियम से जुड़े हुए हैं। पहला नियम क्या है? संधि की ओर आने वाली धाराओं को अपने धनात्मक लेंगे, और दूसरा नियम है संधि से जाने वाली धाराओं को अपने ऋणात्मक लेंगे। जैसे ये जो अपना संधि पॉइंट है, इसके अंदर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ समेशन आई का मान जो है वो कितना होगा? 0 होगा। समेशन आई का मान कितना होगा? 0 होगा। तो यहाँ I1 धारा जो है वो क्या हो रही है? संधि की ओर आ रही है। I1 जब संधि की ओर आ रही है तो इसे आप क्या लेते हो? धनात्मक लेते हो, प्लस का लेते हो। तो I1 किसका आएगा? प्लस का आएगा। I2 देखिए, ये भी क्या हो रही है? संधि की ओर आ रही है, तो इसे भी किसका लिया जाएगा? प्लस का लिया जाएगा। तो I1 और I2 संधि की ओर आ रही है, I2 भी संधि की ओर आ रही है। I1 प्लस I2 को अपने किसका लेंगे? प्लस का लेंगे। इसी तरीके से देखिए I3 क्या हो रही है? संधि से बाहर की ओर जा रही है, तो I3 को किसका लिया जाएगा? यहाँ पर माइनस का लिया जाएगा। I4 देखिए, I4 क्या हो रही है? संधि से बाहर जा रही है, तो इसको भी अपने किसका लेंगे? माइनस का लेंगे। इसी तरीके से I5 को देख सकते हो आप लोग। I5 भी क्या हो रही है? संधि से बाहर जा रही है, तो ये भी किसकी आएगी? माइनस की आएगी। तो I1 प्लस की आएगी, I2 प्लस की आएगी, I3 माइनस की आएगी, I4 माइनस की आएगी, और I5 किसकी आएगी? माइनस की आएगी। यहाँ आप लोग ये लिख सकते हो I1 प्लस I2 बराबर I3 प्लस I4 प्लस I5। I1 प्लस I2 प्लस के आएंगे, और ये बचे हुए किसके आएंगे? माइनस के आएंगे। I3 प्लस I4 प्लस I5। संधि की ओर आने वाली धाराएं जो है उनका बीजगणितीय योग संधि से जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर आ गया। ये आप लोग देख सकते हो कि जितनी धाराएं संधि की ओर आ रही है उनका बीजगणितीय योग किसके बराबर है? जितनी धाराएं संधि से जा रही है उनके बीजगणितीय योग के बराबर है। तो दूसरे रूप में आप ये बोल सकते हो कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग संधि से जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के क्या आ गया? बराबर आ गया। इसका मतलब यहाँ संधि बिंदु जो है,
ये जो संधि बिंदु है इस पर आवेश जो है वो क्या नहीं हो रहा, संग्रहित नहीं हो रहा है। संधि बिंदु जो है इस पर आवेश किसी भी प्रकार से क्या नहीं हो रहा है, संग्रहित नहीं हो रहा है, इकट्ठा नहीं हो रहा है। जितना आवेश जा रहा है वो क्या हो जाता है, आगे चला जाता है। तो आप लोग इसे बोल सकते हो कि ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है या किस नियम का पालन करता है, तो ये आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है या आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है अपने नियमों के अंदर कि जो प्रथम नियम है, किरचॉफ का जो प्रथम नियम है या जो संधि का नियम है या जो धारा का नियम है वो किस पर आधारित है, तो वो आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। ठीक है, तो जो संधि वाला ये जो अपना प्रथम नियम है इसको आप एक तो याद रखोगे कि इसका अन्य नाम क्या है, इसे संधि का नियम या आपने इसे धारा का नियम या किरचॉफ का प्रथम नियम कहते हैं। कौन से संरक्षण नियम पर आधारित है, तो ये आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। क्या बताता है कि किसी संधि बिंदु पर धाराओं का बीजगणितीय योग जो है वो क्या होता है, 0 होता है। ये क्या है, इसके लिए नियम है धाराओं के कि कब धारा धनात्मक लेंगे कब ऋणात्मक लेंगे। अगर संधि की ओर आएगी धनात्मक लेंगे और अगर संधि से बाहर जाती है धारा तो उसे क्या लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं। आप लोग इन्हें प्लस का लोगे और इन्हें किसका लोगे, माइनस का लोगे। तो ये प्लस की है और किसके बराबर है, इन दूसरी धाराओं के बराबर है। ठीक है, यानी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या आ गया, 0 आ गया। संधि बिंदु है उस पर किसी भी प्रकार का आवेश जो इकट्ठा नहीं हो रहा, तो ये कौन से संरक्षण पर आधारित होगी, आवेश संरक्षण पर आधारित होगी। दूसरे नियम की बात करते हैं अपने, किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ के प्रथम नियम के बाद में आता है किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ का द्वितीय नियम, इसे अपने बोलते हैं वोल्टता का नियम। इसे अपने कहते हैं वोल्टता का नियम और इसी को अपने किस नाम से जानते हैं, पास या लूप के नियम से जानते हैं। पास या लूप का नियम। ठीक है, तो ये अपने क्या है, किरचॉफ का द्वितीय नियम है। इसे वोल्टता का नियम, पास या लूप का नियम इस नाम से जाना जाता है। देखिए ये नियम क्या बताता है, जो अपने किरचॉफ का द्वितीय नियम है या जो वोल्टता का नियम है, ये अपने को बताता है कि किसी पास या लूप में वोल्टताओं का बीजगणितीय योग जो है वो क्या होता है, 0 होता है। किसी पास या लूप में, क्या बोलोगे, पास या लूप में वोल्टताओं का बीजगणितीय योग जो है वो क्या होता है, 0 होता है। इसे अन्य शब्दों में आप लोग बोल सकते हो, अन्य रूप में, कि किसी पास या लूप में प्रतिरोधों के सिरों पर वोल्टता पतनों का बीजगणितीय योग या वोल्टताओं का बीजगणितीय योग उस परिपथ में उपस्थित विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। जितनी बैटरियां जुड़ी है उन सबके विद्युत वाहक बलों का योग कर लेना है, वो किसके बराबर आएगा, जितने प्रतिरोध लगे हुए हैं उन प्रतिरोधों के सिरों पर जितनी वोल्टताएं होगी उन वोल्टताओं के बीजगणितीय योग के बराबर आएगा। ठीक है, आपके बुक की अगर बात की जाए तो आपकी बुक के अंदर ये जो अन्य रूप इसका दे रखा है, ये वाला, इसे आगे सोल्व किया गया है और इसी के लिए आपको चिन्ह परिपाटी दी गई है और इसी के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम्पल जो है वो सोल्व किए गए हैं। तो आप लोग इस वाले को याद रखना। इसके लिए जो मैं चिन्ह परिपाटी लिख रहा हूँ उसे आप लोग याद रखना, क्योंकि कुछ एक बुक्स ऐसी भी आपको मिलेगी जिसके अंदर इसे सोल्व किया गया और इसकी चिन्ह परिपाटी आपको दी गई। हालांकि दोनों से ही आपकी मर्जी है, आप लोग कौन सा सोल्व करो, पर आपकी जो बुक है, बोर्ड की जो बुक है आपकी, उसके अंदर इस दूसरे वाले पार्ट को सोल्व कर रखा है और इसी की चिन्ह परिपाटी को आगे काम में लिया गया है। ठीक है, तो आपको इसी को याद रखना है। देखिए चिन्ह परिपाटी कैसे काम में लेते हैं, तो चिन्ह परिपाटी की अगर अपनी बात करें तो चिन्ह परिपाटी देखिए, एक तो अपने इनके लिए लेंगे, जो अपने वोल्टता पतन होगा उसके लिए लेंगे। तो धारा की दिशा में चलते हुए, जैसे ये प्रतिरोध है R इसका मान है और कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, इससे I धारा प्रवाहित होती है। तो धारा की दिशा में चलते हुए वोल्टता पतन जो है उसे क्या लेंगे, अपने धनात्मक लेंगे। अगर आप लोग धारा की दिशा में चल रहे हो तो उसमें जो वोल्टता पतन लिया जाएगा वो किसका लिया जाएगा, धनात्मक लिया जाएगा। जैसे यहाँ इस सिरे से इस सिरे की ओर क्या है, धारा प्रवाहित हो रही है और इसी ओर अपने अगर क्या लें, वोल्टता पतन ले, तो धारा की दिशा में वोल्टता पतन को किसका लिया जाएगा, धनात्मक लिया जाएगा। इसी तरीके से यानी यहाँ तो आप किस साइड चल रहे हो, इस दिशा में चल रहे हो, ये तो आपका फर्स्ट आ जाता है। दूसरा
ये परिपथ है, इसी साइड आपकी धारा प्रवाहित हो रही है और आप लोग जा रहे हो धारा की विपरीत दिशा में। कहाँ जा रहे हो? धारा की विपरीत दिशा में। धारा की विपरीत दिशा में वोल्टता पतन जो है वो कैसा लिया जाएगा? ऋणात्मक लिया जाएगा। ठीक है, कैसा लेंगे? ऋणात्मक लेंगे। तो धारा की विपरीत दिशा में वोल्टता पतन किसका लिया जाएगा? ऋणात्मक लिया जाएगा। और धारा की दिशा में चलते हुए वोल्टता पतन को किसका लोगे आप लोग? धनात्मक लोगे। अगर धारा की दिशा में जा रहे हो वोल्टता पतन आपको कैसा लेना है? धनात्मक लेना है। और अगर धारा की विपरीत दिशा में आप लोग जा रहे हो तो वोल्टता पतन जो है आप किस प्रकार का लेते हो? ऋणात्मक लेते हो। दूसरा, सेलों के लिए भी चिन्ह परिपाटी आपको याद रखनी है। जैसे ये एक सेल है जिसका विद्युत वाहक बल कितना है? ये। अगर आप लोग परिपथ में बैटरी के प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर जा रहे हो, कहाँ से कहाँ जा रहे हो? प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर जा रहे हो, तो सेल का विद्युत वाहक बल जो है आप कैसा लोगे? ऋणात्मक लोगे। अगर प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर जा रहे हो तो सेल जो है उसका विद्युत वाहक बल जो है उसको आप किस प्रकार का लेते हो? ऋणात्मक लेते हो। और अगर आप लोग परिपथ में सेल के माइनस टर्मिनल से प्लस टर्मिनल की ओर जाते हो तो इसे किसका लेते हैं? प्लस का लेते हैं। तो अपने ये जो वोल्टता पतन वोल्टता पतन तो ये है, ये अपने विद्युत वाहक बल है। ये जो विद्युत वाहक बल है ये तो क्या होगा? ऋणात्मक होगा। और ये जो विद्युत वाहक बल है ये कैसा होगा? धनात्मक होगा। यानी अगर आप प्लस से माइनस की ओर जाओ तो वोल्टता पतन माइनस का लेना है, माइनस से प्लस की ओर जाते हो परिपथ में तो वोल्टता पतन आपको कैसा लेना है? धनात्मक लेना है। तो धारा की दिशा के अंदर आप लोग चलते जा रहे हो और परिपथ में किस प्रकार से जा रहे हो? आप लोग प्लस से माइनस की ओर। अगर लास्ट में आप प्लस से माइनस पहुंच रहे हो तो आपको कौन सा साइन ले लेना है? इसका माइनस का ले लेना है। और अगर आप लोग माइनस से प्लस की ओर जा रहे हो तो आपको कौन सा निशान लेना है? प्लस का निशान लेना है। बाकी अपने इसका एक एग्जाम्पल लेंगे, उस एग्जाम्पल को सोल्व करेंगे जिससे आपको ये टॉपिक और समझ में आ जाएगा। अगर चिन्ह परिपाटी के संबंध में कोई समस्याएं आ रही है आपके तो वो भी अपने इससे देख लेंगे। एक आप यहाँ ध्यान रखोगे कि किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है वो कौन से संरक्षण नियम पर आधारित है, तो आप लोग याद रखोगे ये ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है उस ऊर्जा संरक्षण के नियम पर ये आधारित है। ठीक है, कौन से नियम पर आधारित है? ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो पहला नियम तो किस पर आधारित था? आवेश संरक्षण पर आधारित था। और किरचॉफ का जो दूसरा नियम है वो कौन से संरक्षण नियम पर आधारित है? वो ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। तो पहला नियम आवेश पर हो गया और दूसरा किस पर आ गया? ऊर्जा संरक्षण पर आ गया। इसका एक एग्जाम्पल मैं लिख करके छोड़ रहा हूँ, आप लोग इसे कल सोल्व कर लेना या कल की जो क्लास होगी उसमें मैं आपको इसे सोल्व करवाऊँगा। ये जैसे बैटरी आ गई और इसमें कुछ एक बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा जो आपको हमेशा याद रखनी है। ये जैसे एक अन्य प्रतिरोध R3 है, ठीक है, और यहाँ से मान लेते हैं धारा I1 जा रही है, यहाँ से धारा I2 जा रही है और यहाँ जो धारा है वो कितनी जा रही है? I3 जा रही है। ठीक है, तो I1 धारा E1 बैटरी से जा रही है, I2 धारा E2 बैटरी से जा रही है और R3 प्रतिरोध से होकर के कितनी धारा जा रही है? I3 धारा जा रही है। अगर ऐसी कंडीशन हो, नाम भी लिख देता हूँ मैं इनके, जैसे ये स्मॉल A पॉइंट है, ये स्मॉल B है, ये स्मॉल C, स्मॉल D, स्मॉल E और स्मॉल F है। ठीक है, ये I1 है, ये I2 है और ये क्या है? I3 है। ठीक है, ये अपने पॉइंट है। तो आप लोग इसे कल सोल्व कर लेना, कल मैं इसे सोल्व करवा दूँ, आप लोग इसे एक बार घर पर सोल्व करके देख लेना कि इसे आप किस प्रकार सोल्व करोगे। मैं आपको कुछ एक बातें बता देता हूँ कि अपने इसके अंदर सेलेक्ट करते हैं कि आपको कौन सी दिशा के अंदर जाना है। दिशा आप लोग खुद सेलेक्ट करते हो कि कौन सी दिशा में अपने घूम करके जाना है। जिस भी दिशा के अंदर आप लोग जाओगे वही दिशा आपको लगातार बनाए रखनी है। आप लोग एक ये बात ध्यान रखोगे कि इसमें धारा की जो दिशा है, जो भी दिशा आपको दी जाएगी उसी दिशा को आपको सही मान करके इसे सोल्व करना है। ठीक है, जैसे आपकी बुक में ही एक एग्जाम्पल आपको मिलेगा जिसमें धारा जो है वो विपरीत दिशा में प्रवाहित
प्रवाहित कर रखी है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे आपका आंसर जो वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। और आप लोग बता दोगे कि इसका आंसर ऋणात्मक आ रहा है, इसका मतलब धारा की दिशा जो है वो परिपथ में दिखाए अनुसार न होकर के उसके विपरीत दिशा में होगी। ठीक है, तो इनको जब आप लोग सोल्व करते हो तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि धारा की जो दिशा क्वेश्चन के अंदर दे रखी है उसी दिशा को सही मान करके आपको इसे सोल्व कर देना है। ठीक है, वैसे सामान्य कंडीशन में आपको पता है कि धारा अपने हमेशा क्या करते हैं, बैटरी के प्लस से माइनस की ओर लेते हैं, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर अपने क्या करते हैं, धारा की दिशा लेते हैं। धारा की जो दिशा लेते हैं वो किस साइड लेते हैं, प्लस से माइनस की ओर लेते हैं। परंतु अगर किसी क्वेश्चन में आपको उल्टी दिशा दी हुई मिले तो आप लोग उसी को सोल्व कर देना, आपका आंसर जो है वो किस में आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। और आप लोग बता दोगे कि ये जो आंसर है इसका ऋणात्मक आ रहा है, मतलब धारा की दिशा परिपथ में दर्शाई गई दिशा से क्या है, विपरीत है। किसी भी एक दिशा में आप लोग घूम जाना, जैसे या तो ऐसे घूम जाना या फिर आप लोग ऐसे घूम जाना, वो आपकी मर्जी है, किस भी दिशा में आप लोग घूम सकते हो। पर ध्यान रखना, एक बार एक लूप में जिस दिशा में चलना शुरू कर दो उसी दिशा में चलते हुए लूप को कंप्लीट सोल्व करना है। जैसे इस लूप की अपने बात करें, फर्स्ट लूप की, तो इसमें आप क्या कर रहे हो, इस दिशा में घूम रहे हो तो आपको यहाँ से लेकर के इसी दिशा में घूमते हुए इसे सोल्व करना है। दूसरे लूप को आपकी मर्जी है, जिस दिशा में आप घूमो, जैसे इसी दिशा में घूम रहे हो तो इसी दिशा में चलते हुए इस लूप को आपको क्या कर लेना है, सोल्व कर लेना है। ठीक है, इस एग्जाम्पल को आप लोग खुद से सोल्व करके देखना और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसे सोल्व करूँगा। धन्यवाद।